हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को गति और विराम से परिचित कराऊंगा, जो कि दोस्तों ये जो वीडियो है आपका वो आपके कक्षा 9th के फिजिक्स का जो आपका सेकंड चैप्टर है गति और गति के प्रकार, उसी से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से गति और विराम के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें प्रॉपरली दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे गति के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों गति के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि गति जो होती है वो वास्तव में होती क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि गति किसे कहते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? तो आप यही ना बता सकते हैं कि सर गति हम उसे कहते हैं जो वस्तु समय के साथ अपने स्थिति एवं स्थान में परिवर्तन करती है। यानी कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं होती है अगर वो समय के साथ अपने स्थिति एवं स्थान में परिवर्तन करती है तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो वस्तु है वो गति में है, यानी उसी को गति कहा जाता है। और जब यही वस्तुएं समय के साथ बिल्कुल भी अपने स्थान और अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो वस्तु है वो अपने विराम में है, यानी कि रेस्ट में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो विराम में है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि दो को कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कि दो को कोई व्यक्ति है, जिसमें से जो पहला व्यक्ति है वो कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म होता है रेलवे स्टेशन का, उस पर एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक, आज जो दूसरा व्यक्ति है, मान लेते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो है आपका ए, जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। आज जो दूसरा व्यक्ति है वो है बी, जो कि उस प्लेटफॉर्म से गुजरने वाली जो रेलगाड़ी है उसमें बैठा हुआ है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछें कि ए और बी में गति में कौन है तो आपका जवाब क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग यही ना बताओगे कि सर ए और बी में जो गति में होगा वो होगा व्यक्ति बी। क्यों? क्योंकि ए और बी इन दोनों में जो बी वाला व्यक्ति है वो ट्रेन में बैठा हुआ है। आज जो ट्रेन है वो गति कर रही है, वो चल रही है। तो जब वो चल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति बी है वो भी चल रहा है। तो जब वो चल रहा है तो इसका मतलब कि वो किस अवस्था में है? वो अपने गति की अवस्था में है। जबकि जो व्यक्ति ए है वो नहीं चल रहा, वो प्लेटफार्म पर खड़ा है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति ए है वो बिल्कुल भी गति अवस्था में नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें कि जो व्यक्ति बी है वो क्या वास्तव में गति में है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि जो यहाँ पर व्यक्ति जो हमने बी लिया है वो क्या वास्तव में गति में है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? इसे हम लोग जिस ट्रेन के डिब्बे में ये बैठा हुआ व्यक्ति है उस डिब्बे में जाकर देखेंगे। जब हम लोग उस डिब्बे में देखेंगे तो हमें देखने से ये पता चलेगा कि जो व्यक्ति बी है वो तो गति में नहीं है, वो किस अवस्था में है? वो तो विराम में है। अगर आप उससे पूछोगे कि भैया बी आप गति में हो कि विराम में हो, तो भैया बी क्या बोलेगा आपसे? वो बोलेगा आपसे हम तो गति में नहीं है, हम तो विराम में है। देखो हम चुपचाप बैठे हुए हैं, हम तो कोई गति नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई भी मोशन नहीं हो रही है। तो हम किस अवस्था में हैं? तो हम विराम अवस्था में हैं, यानी कि हम रेस्ट की अवस्था में हैं। जबकि आपने अभी बताया कि ए और बी इन दोनों व्यक्तियों में जो व्यक्ति बी है वो गति में है। और जब आप इसके डिब्बे में जाकर देख रहे हैं तो जो व्यक्ति बी है वो तो गति में नहीं है। लेकिन जब इसी डिब्बे से आप लोग जो रेल जो डिब्बा है उसके खिड़की से जब आप व्यक्ति ए को देखते हैं जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो लगता है कि वो क्या है? गति में है। यानी कि आपको लगता है कि आप खड़े हैं, मतलब कि ट्रेन की डिब्बा है, आप उसमें खड़े हैं, आपके अंदर कोई गति नहीं है, आपके अंदर कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, कोई भी आप दोस्तों मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अब आप उस ट्रेन की डिब्बा से बाहर आप देखोगे तो जो आपका व्यक्ति ए है वो आपको गति में दिखाई देगा, यानी कि वो जो व्यक्ति ए है वो आपसे दूर भागेगा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि आखिर गति में कौन है? गति में ए है कि गति में बी है? क्योंकि हम अभी बोले कि गति में कौन है? गति में बी है। जबकि हम अगर वास्तविक तौर पर देख रहे हैं कि जो व्यक्ति बी है वो तो बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर, वो तो गति में नहीं है, वो तो विराम अवस्था में आराम से बैठा हुआ है, कान में ईयरफोन डाल के गाना सुन रहा है, चाय पी रहा है, आराम से वो आराम कर रहा है। तो फिर वो गति में कैसे हुआ? गति करने का मतलब कि इसमें क्या होना चाहिए? कुछ हलचल, कुछ कंपन, कुछ इसके अंदर परिवर्तन होना चाहिए समय के साथ, जबकि इसके अंदर तो कुछ हो नहीं रहा है। तो कैसे हम इसको बोल सकते हैं कि यह जो व्यक्ति बी है वो गति में है? आज जैसे ही उस ट्रेन से अगर हम बाहर उतरते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो पता चलता है कि जो व्यक्ति ए है वो भी गति में नहीं है,
वो कैसा है, वो विराम है, वो चुपचाप खड़ा है प्लेटफार्म पर, ज्यों का त्यों है, वो अपने ट्रेन का इंतजार कर रहा है, आएगा तो उसमें बैठकर हो जाएगा, लेकिन वो वहीं पर क्या है, वो खड़ा है, यानी कि उसमें बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आखिर हम यहाँ पर किसको बोलेंगे विराम में और किसको बोलेंगे गति में? तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझ के रखना कि यहाँ पर जो व्यक्ति ए है और जो व्यक्ति बी है, ये दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही है, ये दोनों ही अपने अपने स्थान पर दोस्तों बिल्कुल भी सार्थक है, ये गलत नहीं है। यानी कि अगर इन दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों क्या है, अपने गति की अवस्था में, अगर दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों क्या है, अपने विराम के अवस्था में। तो यहाँ से हमको ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति ए और जो व्यक्ति बी है, अगर इन दोनों में अगर हमको गति देखनी होगी तो इसके लिए दोस्तों हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। तब आपको समझ में आएगा कि विराम और गति एक दूसरे के पूरक क्यों होते हैं। अभी आप लोग ये समझ के रखना कि जो विराम है और जो गति है ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन काहे होते हैं इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोग को अभी बताता हूँ, समझिएगा आप लोग ध्यान से। जब आप व्यक्ति बी को ट्रेन के डब्बे में देखते हैं तो जो व्यक्ति बी है वो क्या होता है कि ट्रेन के डब्बे के लिए, जो ट्रेन का डब्बा है ना, उस डब्बे के लिए क्या होता है कि वो विरामावस्था में रहता है, यानी कि उस डब्बे के सापेक्ष, यानी उस डब्बे के लिए क्या है, वो विरामावस्था में है, वो रेस्ट की अवस्था में है। लेकिन अगर बात करें हम लोग धरती का, अगर बात करें हम लोग धरती के सतह का, तो उसके रिस्पेक्ट में जो व्यक्ति बी है वो बिल्कुल भी दोस्तों विरामावस्था में नहीं है। वो किस अवस्था में है, तो वो है गति की अवस्था में। क्यों? क्योंकि जब आप उस ट्रेन के डब्बा से बाहर निकल कर देखोगे कि पूरी की पूरी ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है, पूरी की पूरी ट्रेन क्या कर रही है, चल रही है। तो जब पूरी की पूरी ट्रेन चल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन के साथ उस ट्रेन में बैठा हुआ कोई जितना सारा यात्री सामान जो कुछ भी उसमें अकड़म बकड़म आल जाल जो कुछ भी भरा हुआ है वो सब भी गति में है। लेकिन जब हम ट्रेन के डब्बे में बैठते हैं तो हम वो गति में दिखाई नहीं देता। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग उन सभी वस्तुओं को उस ट्रेन के डब्बे के रिस्पेक्ट में देखते हैं। मेरे बात को समझिएगा, जब आप उस ट्रेन के डब्बे के रिस्पेक्ट में किसी वस्तु को अगर आप देखते हैं तो आपको विराम अवस्था में दिखाई देती है, लेकिन उसी डब्बे के रिस्पेक्ट में अगर उस डब्बे में का कोई भी अगर व्यक्ति अपने स्थान में समय के साथ परिवर्तन करता है तो हम लोग बोलते हैं वो गति में है। किसके रिस्पेक्ट में, तो ट्रेन के डब्बे के रिस्पेक्ट में। लेकिन बात करें अगर उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, गति में कोई उसके दोस्तों चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो उस डब्बे के रिस्पेक्ट में जो व्यक्ति बी होगा वो किस अवस्था में होगा, तो विराम में। लेकिन धरती के लिए क्या होगा, पृथ्वी के लिए क्या होगा, वो मोशन में। तो यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो निर्देश तंत्र है, वो कौन होगा, तो वो होगा दोस्तों आपका धरती, या बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म। यानी कि अगर हम लोग प्लेटफार्म के सापेक्ष देखें, अगर हम लोग प्लेटफार्म के सापेक्ष देखें या प्लेटफार्म के सापेक्ष जो खड़ा यात्री है या जो खड़ा व्यक्ति ए है, अगर उसके सापेक्ष देखें तो हम लोग किस अवस्था में है, तो हम लोग दोस्तों गति की अवस्था में है। क्यों गति की अवस्था में, क्योंकि जो वस्तु ए है वो क्या हो रही है, वो हमसे दूर भाग रही है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग किस अवस्था में, तो हम लोग गति की अवस्था में। लेकिन अगर आप डब्बे के रिस्पेक्ट में देखोगे, जिस डब्बे में आप बैठे हुए हो, तो उसके रिस्पेक्ट में आप किस अवस्था में है, तो आप विराम की अवस्था में है। ना समझ में आया, अभी समझ में आएगा, मैं समझाता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि आपका पूरा जो पृथ्वी है वो है ट्रेन का डब्बा, पूरा जो पृथ्वी है वो है ट्रेन का डब्बा। अब आप इस पृथ्वी के सतह पर खड़े हैं, तो इस पृथ्वी के सतह के रिस्पेक्ट में, इस पूरी धरती के रिस्पेक्ट में आपको गति में वही वस्तुएं दिखाई देंगी जो इस धरती के लिए किस अवस्था में होंगी, गति की अवस्था में होंगी। यानी इस धरती पर जो वस्तुएं अपने समय के साथ स्थान और स्थिति में परिवर्तन करेंगी उसको बोलेंगे कि वो गति में है, और जो अपने स्थिति एवं स्थान में समय के साथ परिवर्तन नहीं करेंगी उसको हम लोग बोलेंगे विराम में है। और जो विराम में है तो उसको हम लोग समझेंगे कि इसके अंदर कोई गति नहीं हो रहा है, यानी कि वो तो क्या है, वो तो रेस्ट में है, उसके अंदर कोई भी दोस्तों मूवमेंट नहीं हो रहा। लेकिन जैसा ही हम इस पृथ्वी से बाहर निकल कर देखेंगे, जिस प्रकार से हम ट्रेन के डब्बे से बाहर निकल कर देखे थे कि पूरी की पूरी ट्रेन क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति उसमें विराम अवस्था में है वो कहीं ना कहीं वो गति अवस्था में है। ठीक उसी प्रकार से अगर इस धरती पर जितने सारे पेड़ पौधे, जंगली जानवर, झील, झरने, पर्वत, पठार जितने सारे आपको स्थिर दिखाई दे रहे हैं, विरामावस्था में दिखाई दे रहे हैं, रेस्ट अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, अगर हम जैसे ही पृथ्वी से बाहर जाते हैं स्पेस में, तो स्पेस के रिस्पेक्ट में
स्पेस के रिस्पेक्ट में आपकी जो पूरी की पूरी जो पृथ्वी है वो मूव कर रही है, वो घूम रही है। तो जब वो घूम रही है तो कहीं ना कहीं उस पृथ्वी के साथ हम लोग भी घूम रहे हैं। उस पृथ्वी में कुल जितने सारे पेड़ पौधे, घर मकान, नदी तालाब जो कुछ भी है वो सब भी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन हमें उस गति का एहसास नहीं होता। तो हमें उस गति का एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी क्या करते हैं, हम लोग दोस्तों किसी निर्देश तंत्र से तुलना नहीं करते हैं। देखिए, किसी वस्तु का गति देखने के लिए कोई एक बिंदु चुनना होगा, उसके रिस्पेक्ट में क्या करिएगा, आप अपनी गति को बता पाइएगा। अगर उस बिंदु को अगर आप नहीं देख पाइएगा, उस बिंदु को नहीं चुन पाइएगा, तो आपको जो गति है उसका निर्देशन नहीं हो पाएगा। समझे? तो अगर हम स्पेस के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है वो गति में दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग पृथ्वी में आते हैं तो पाते हैं कि जो पृथ्वी है वो फिर से विराम हो चुकी है। तो ऐसा जो पृथ्वी वो विराम जो अवस्था में दिखाई देती है वो ऐसा क्यों दिखाई देती है? तो दोस्तों इसका कारण यह है कि हम लोग पृथ्वी के सापेक्ष जो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसे हम देख नहीं पाते हैं। उसे हम देख तभी सकते हैं जब हम पृथ्वी से बाहर निकलेंगे। यानी कि इस पृथ्वी के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो होगा पृथ्वी के लिए सौरमंडल यानी कि स्पेस होगा। यानी कि स्पेस के लिए अगर हम देखें तो जो हमारी पृथ्वी है वो क्या होगी, वो मोशन में होंगी। जिस प्रकार से बस में बैठा जो व्यक्ति भी है वो अपने बस में बता सकता है कि हम मतलब गति में है कि विराम में है, जब तक वो बाहर की वस्तु को ना देखें। अगर बस के चारों तरफ अगर जितना भी खिड़कियां है बस की, अगर उसको बंद कर दिया जाए और उससे पूछा जाए कि बस चल रही है कि नहीं चल रही है, देखो यहाँ पर बस के, देखो बस नहीं बोल रहे, रेलगाड़ी। देखिए बस की तुलना में अगर रेलगाड़ी की बात करें तो दोस्तों रेलगाड़ी जो होता है वो स्लोली मतलब कि इतना मतलब स्मूथली चलती है कि पता ही नहीं चलता कब खुला और कब वो गति में आना वो शुरू हो चुका है। तो जब उसकी खिड़की उड़की सब बंद हो जाएंगे तो क्या आप किसी यात्री से अगर पूछोगे कि जो ट्रेन चल रही है, मतलब जो ट्रेन है वो अभी चल रही है कि नहीं चल रही है, तो वो बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा? वो दोस्तों बता तभी सकता है जब वो बाहर की वस्तुओं को दिखेगा। यानी कि ट्रेन के लिए जो बाहर की वस्तुएं होंगी अगर वो गति करेंगे तो वो बोलेगा कि हम गति में हैं, और जब बाहर की जो वस्तुएं हैं अगर वो गति नहीं करेंगी तो वो कहेगा कि ट्रेन अभी गति नहीं कर रही है। समझ रहे बात को? तो जब उसी प्रकार से दोस्तों सेम कंडीशन यही है हमारे पृथ्वी के साथ में। आप लोग समझना, हम लोग पृथ्वी के अंदर हैं, तो जब पृथ्वी के अंदर है तो हम लोग पृथ्वी से बाहर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसे हम देख नहीं पाते। जब उसे हम देख नहीं सकते, जब देख ही नहीं पाते, तो हम ये कैसे दोस्तों गणना कर सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो मूव कर रही है, वो दोस्तों गति कर रही है? जब हमारे वैज्ञानिकों का दिन प्रतिदिन उनके बुद्धि का विकास होते गया, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े क्षेत्रों में उन्होंने दोस्तों महारत हासिल किया, और जब उन्होंने जीत पाली पृथ्वी से बाहर जाने का, तब दोस्तों उन्होंने पाया कि जो पृथ्वी है वो वास्तव में क्या कर रही है, वो स्थिर नहीं है बल्कि वो गति कर रही है। तो वो गति उनको कब दिखाई दिया? जब वो स्पेस में गए। तो जो स्पेस है वो स्पेस पृथ्वी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र हो जाएगा। तो दोस्तों निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्देश तंत्र एक ऐसा बिंदु होता है जिससे किसी वस्तु की गति को देखा जाता है। तो आप पृथ्वी की गति को कहां से देख रहे हैं? तो स्पेस से। तो स्पेस से क्या होता है कि आपकी जो पृथ्वी है वो आपको गति में दिखाई देती है, तो आप बोलते हैं कि जो पृथ्वी है वो गति कर रही है। लेकिन जैसे ही आप पृथ्वी में आते हैं तो पृथ्वी दोस्तों आपको बिल्कुल भी गति में दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो पृथ्वी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपको दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से रेल में बैठा जो व्यक्ति भी है, अगर वो बाहर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो कौन कौन होगा? ट्रेन के सापेक्ष, यानी ट्रेन के सापेक्ष पेड़ पौधे हो सकते हैं, खड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर दोस्तों घर हो सकते हैं, सड़कें हो सकते हैं, गलियां हो सकता है, गिट्टी हो सकता है, ट्रेन की पटरी हो सकती है। वो क्या हो जाएंगे? उस ट्रेन के दोस्तों फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र हो जाएंगे। अगर उसके सापेक्ष अगर ट्रेन गति कर रही है यानी ट्रेन चल रही है तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रेन क्या है? गति में। अगर नहीं चलेगी तो बोलेंगे कि वो क्या है? वो विराम में। समझे? लेकिन अगर बात करें क्या बोलते हैं, जो बाहर की वस्तु है उसके लिए जो व्यक्ति भी है वो गति में है, लेकिन ट्रेन के लिए जो व्यक्ति भी है वो गति में ना होकर वो किस में है? तो वो विराम में है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग पृथ्वी के लिए विराम में है, जबकि स्पेस के लिए हम लोग विराम में नहीं है। हम लोग किस अवस्था में है? तो हम लोग दोस्तों गति की अवस्था में। किसके लिए? तो स्पेस के लिए। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर यह समझ के रखना कि जो कंडीशन आपका ट्रेन के साथ पृथ्वी के साथ घटित हुआ और पृथ्वी का स्पेस के साथ घटित हुआ, ठीक वही दोस्तों सेम कंडीशन सूर्य का स्काई जो गैलेक्सी होता है उसके साथ क्या होता है? घटित होता है।
यानी कि जब आप पृथ्वी से बाहर होकर आप देखते हो कि जो पृथ्वी वो क्या करती है, चक्कर करती है। तो जब आप पृथ्वी से बाहर होकर देखते हो तो कहां से देखते हो, आप अपने सौर मंडल से देखते हो, क्योंकि सौर मंडल के तीसरे लाइन पर क्या करती है दोस्तों, ये जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है। तो आप सौर मंडल में से देखते हो कि जो ग्रह हैं वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है, यानी कि गति कर रही है। और ये जो गति कर रही है वो कैसी गति कर रही है, तो सूर्य के चारों ओर, यानी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। और जब आप सूर्य को देखोगे तो दोस्तों आपको ये लगेगा कि जो सूर्य है वो स्थिर है, अब बाकी सब ग्रह क्या हो रहा है, वो घूम रहा है। यानी कि सूर्य क्या है, तो सूर्य दोस्तों विराम में है, यानी कि रेस्ट में है। जब दोस्तों आप लोग उस सौर मंडल से बाहर निकलोगे और सौर मंडल से बाहर होकर आप लोग गैलेक्सी में से देखोगे, यानी आकाश गंगा में से देखोगे, तो दोस्तों आपको दिखाई देगा कि जो सूर्य है वो भी दोस्तों रेस्ट में नहीं है, वो भी किस अवस्था में है, तो वो भी दोस्तों मोशन की अवस्था में है। तो आपको जो सूर्य है वो मोशन की अवस्था में कब दिखाई दिया, जब दोस्तों आपने सूर्य का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको दोस्तों माने उसके साथ आपने सूर्य को देखा। देखिए जो सूर्य है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका सौर मंडल नहीं है, सूर्य के लिए फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस है, जो निर्देश तंत्र है, वो है आकाश गंगा। जब आप आकाश गंगा से देखोगे तो जो सूर्य है वो भी क्या करता है, वो गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, क्योंकि गैलेक्सी के लिए जो सूर्य है वो क्या कर रही है, वो गति कर रही है। और जो गैलेक्सी है वो सूर्य के सापेक्ष रुकी हुई है, यानी कि गैलेक्सी के सापेक्ष हम बताते हैं कि सूर्य क्या कर रही है, गति कर रही है। लेकिन जब हम गैलेक्सी से बाहर निकल कर देखते हैं, पूरा बाहर निकल कर देखते हैं, क्योंकि देखिए अनंत गैलेक्सी मिलकर, अनंत आकाश गंगा मिलकर आपके दोस्तों ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ये तो आपको पता होगा। तो अगर हम लोग अपने सौर मंडल की गैलेक्सी से अगर बाहर निकल कर देखते हैं तो जो गैलेक्सी है वो भी रुका हुआ नहीं है, वो भी क्या कर रहा है, वो भी मूव कर रहा है, वो भी दोस्तों मोशन कर रहा है। तो उसको हम कब देखें, जब हमने गैलेक्सी से बाहर निकल कर देखा तब। तो गैलेक्सी से बाहर का जो दोस्तों आवरण होगा वो हो जाएगा गैलेक्सी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसके तुलना में जो गैलेक्सी है वो दोस्तों गति कर रही है, और गैलेक्सी की तुलना में जो सूर्य है वो गति कर रहा है। और सूर्य के सापेक्ष, इसको तुलना नहीं बोलेंगे, सापेक्ष बोलेंगे, क्योंकि जो गति है वो निरपेक्ष नहीं होता, वो सापेक्ष होता है, यानी कि किसी के रिस्पेक्ट में हमको किसी वस्तु की गति को देखना होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग आकाश गंगा के रिस्पेक्ट में अगर सूर्य को देखें तो दोस्तों वो गति कर रहा है। अगर हम लोग सौर मंडल के सापेक्ष में अगर हम लोग पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी गति कर रहा है। और उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में, यानी धरती के रिस्पेक्ट में चलती हुई गाड़ी को देखें, चलती हुई रेलगाड़ी को देखें, चलती हुई व्यक्ति को देखें, उड़ते हुए पक्षी को देखें, तो ये सब क्या कर रहे हैं, वो गति कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको गति बताना हो तो गति दोस्तों हम लोग किसी वस्तु यानी स्थिर वस्तु के सापेक्ष हम लोग किसी वस्तु की गति को हम लोग बताते हैं, और जो स्थिर वस्तु के सापेक्ष आप किसी वस्तु की गति को बताते हैं वही स्थिर वस्तु दोस्तों उस वस्तु के लिए निर्देश तंत्र कहलाती है। आप बिना निर्देश तंत्र की सहायता से किसी वस्तु की गति को नहीं बता सकते। अगर दोस्तों अगर मेरा जो मतलब कि जो वैज्ञानिक है, मेरा का मतलब कि हम लोगों का जो वैज्ञानिक है, अगर वो स्पेस में नहीं जाते तो क्या बता पाते हैं कि पृथ्वी भी घूम रही है, क्योंकि आप तो पृथ्वी के अंदर हो। जब पृथ्वी के अंदर तो दोस्तों आपको कभी ये पता नहीं चल पाता कि जो पृथ्वी है वो भी गति कर रही है। जिस प्रकार से ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है, अगर वो बाहर की वस्तु को ना देखे खिड़की से तो उसे कभी ये पता नहीं चल पाएगा कि जो ट्रेन है वो गति भी कर रही है। वो गति कैसे कर रही है, वो दोस्तों ट्रेन से बाहर की जो वस्तु है उसको देखकर क्या करता है, वो पता लगाता है कि हाँ ट्रेन क्या कर रही है, चल रही है। अब देखिए कभी कभी कंडीशन ऐसा होता है कि जब दो ट्रेनें एक साथ खड़ी रहती है, आप लोग देखे होंगे जब दो ट्रेनें एक साथ खड़ी रहती है और दोनों में से कोई अगर एक ट्रेन खुल जाए तो एक ट्रेन में क्या होता है, चलने लगता है। जब चलने लगता है तो आप दोस्तों बैठे रहते हैं, आए वो ट्रेन जाने लगता है, तो आप कभी कभी ऐसा एहसास किए होंगे अकस्मात कि मतलब मेरा ट्रेन चल रहा है कि सामने वाला ट्रेन चल रहा है, चल कौन रहा है। तो आप उस स्थिति में क्या करते हैं, आप उस स्थिति में दोस्तों क्या करते हैं कि नीचे झांकते हैं, नीचे, क्योंकि जब आप देखो आप अपने ट्रेन को देखोगे या सामने वाला ट्रेन को देखोगे तो पता नहीं चलेगा। आप दोस्तों क्या करते हैं, आप कोई स्थिर वस्तु देखते हैं, स्थिर वस्तु के सापेक्ष आप क्या करते हैं, आप दोस्तों तुलना करते हैं कि हम गति में हैं कि विराम में हैं। तो आप क्या करोगे, आप उस ट्रेन के पीछे की जो वस्तु है उसे देखोगे कि खड़ा है कि चल रहा है। अगर वो खड़ा रहेगा, जैसे कि प्लेटफार्म हो गया, प्लेटफार्म का टेबल हो गया, या वहाँ का दोस्तों पेड़ पौधा हो गया, वहाँ का व्यक्ति हो गया, अगर उन लोग खड़ा रहेंगे
तो आप बोलोगे कि ना हमारा ट्रेन जो है वो रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा है। आप नीचे की गिट्टी को देखोगे कि जो गिट्टी है वो स्थिर है, वो चल नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ट्रेन है वो गति में नहीं। लेकिन जो ट्रेन गति में है, अगर वहां का जो दोस्तों व्यक्ति है अगर वो गिट्टी को देखेगा तो उसको जो स्थिर जो गिट्टी है वही उसको गति में दिखाई देगी, समझ रहे हैं ना, वही दोस्तों चलती हुई दिखाई देगी। तो ऐसा दोस्तों फिजिक्स में कंडीशन चलता है। तो आप लोग समझ के रखना कि यहाँ पर जो विराम है और जो गति है वो दोस्तों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है, एक दूसरे के पूरक है। इसलिए दोस्तों अगर हमें किसी वस्तु की गति को बताना होता है तो हम एक ऐसे बिंदु से बताते हैं जो बिंदु विराम में होती है, और उस विराम बिंदु के सापेक्ष हम किसी वस्तु की गति को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, निर्देशन करते हैं, और वही जो विराम बिंदु है वही निर्देश तंत्र के रूप में वो दोस्तों जानी जाती है। तो मेरे समझ से जितना सारा दोस्तों गति के बारे में आप लोगों को बताना था, विराम के बारे में आप लोगों को बताना था, तो मैंने आप लोगों को बताया। अगर बात करें प्राचीन काल से लेकर दोस्तों मान के चलते हैं मध्यकाल तक, तो हमारे मध्यकाल तक जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने अब तक गति की जो परिभाषा है वो केवल यही बताया था कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु, कोई भी, जैसे कि सजीव हो या निर्जीव हो, क्योंकि निर्जीव भी गति करता है किसी न किसी कारक की सहायता से। एक पत्ता है, पत्ता अगर हवा चले तो वो भी गति करता है, करता ही नहीं करता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने ये बताया था कि अगर कोई वस्तु या पिंड अगर अपने स्थान में या स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं गति। ठीक, पहले ये परिभाषा था पहले, लेकिन धीरे धीरे नए नए वैज्ञानिक आए, नए नए वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, इस पर खोज किया, तब उन्होंने बताया कि भाई आपका जो परिभाषा है ये अधूरा है, क्योंकि अगर कोई वस्तु गति करती है तो बिना समय के तो करेगी ना, क्योंकि किसी वस्तु को अगर गति करना हो तो समय जरूर लगेगा। ये बिल्कुल भी दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई वस्तु बिना समय लिए ही गति कर ले। अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो, जैसे कि हमको यहाँ से अगर यहाँ तक जाना हो, तो अभी कुछ ना कुछ दोस्तों समय लगा होगा, और मानते हैं ये समय 1 सेकंड से भी कम लगा होगा, लेकिन लगा तो है ना। ऐसा थोड़ी ना कि एक मतलब कि बिना समय के ही, मतलब समय को तोड़कर ही हम क्या किए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए। तो इस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी व्यक्ति यानी किसी वस्तु को गति करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। फिर जाकर दोस्तों आपका परिभाषा बना कि जब कोई कण या वस्तु समय के साथ अपने स्थिति एवं आकृति में परिवर्तन करती है तो उसे बोलते हैं गति। यानी कि आपके परिभाषा में एक नया शब्द जुड़कर आया, कौन, तो दोस्तों समय। लेकिन जब आपके भौतिक जगत के एक महान वैज्ञानिक यानी बोल सकते हैं आधुनिक भौतिकी के एक महान वैज्ञानिक दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन जी का जब दोस्तों आगमन हुआ, उनका दोस्तों भौतिक के क्षेत्र में दोस्तों उनका प्रस्थान हुआ, तब जाकर आपके गति का जो परिभाषा है वो दोस्तों बदल गया। यानी दोस्तों उन्होंने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और उसी सापेक्षता यानी उसी रिलेटिविटी के सिद्धांत के तौर पर आपका जो विराम और जो गति है उसमें दोस्तों निर्देश तंत्र को जोड़ा गया, और तब जाकर दोस्तों आपका जो गति का जो परिभाषा है या फिर जो विराम का जो परिभाषा है वो तब जाकर दोस्तों आपका शुद्ध हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं आ पाते तो हम लोग अपनी गति को बिल्कुल अच्छी तरीके से सुलझा नहीं सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रकाश की गति का, तो आप लोग समझ के रखना कि जो प्रकाश की गति है वो बिल्कुल भी सापेक्ष नहीं है, वो यानी किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है। हम किसी भी दोस्तों प्रकाश की गति को यानी प्रकाश की जो गति है हम किसी भी वस्तु के रिस्पेक्ट में नहीं देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को रिस्पेक्टेड दिखाया था ना कि हम इसके रिस्पेक्ट में इस वस्तु की गति को देखते हैं या फिर इसके रिस्पेक्ट में इस वस्तु की गति को देखते हैं। तो दोस्तों प्रकाश की गति के लिए किसी रिस्पेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी दोस्तों सापेक्ष की आवश्यकता नहीं होती, वो दोस्तों निरपेक्ष होता है, इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए मान लेते हैं दोस्तों कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलती है। आप प्लेटफार्म पर खड़े हैं तो आप किस अवस्था में, विराम अवस्था में, और आपके प्लेटफार्म के सापेक्ष यानी प्लेटफार्म के पास जो पटरी है उसे जो ट्रेन जा रही है वो 1 घंटा यानी प्रति घंटे कितनी स्पीड से जा रही है, तो 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वो जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ट्रेन में बैठे हुए कुल जितने सारे यात्री हैं वो गति 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर ये दोस्तों सोचें कि उस ट्रेन में बैठा हुआ अगर कोई व्यक्ति क्या करे कि 1 किलोमीटर मान के चलते हैं कि 1 किलोमीटर घंटा की स्पीड से वो गति करना शुरू कर दे, यानी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो दौड़ना शुरू कर दे तो टोटल उस व्यक्ति की जो गति है वो कितनी हो जाएगी, तो समझ के रखना। ट्रेन की गति है कितना, ट्रेन की गति है 60 किलोमीटर, ठीक है,
और उसी ट्रेन में जो बैठा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है कि पर हावर यानी पर हावर 1 किलोमीटर स्पीड से वो दौड़ रहा है। तो यहाँ पर वो दौड़ किसके अनुदिश रहा है, वो ट्रेन के अनुदिश, ना कि ट्रेन के दोस्तों वो बिल्कुल भी प्रतिकूल नहीं, ट्रेन के अनुकूल दौड़ रहा है। ठीक है, यानी जिधर ट्रेन गति कर रही है उधर वो दौड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि उसका जो 1 किलोमीटर ट्रेन का अतिरिक्त वो दौड़ रहा है उसमें दोस्तों 1 किलोमीटर वो ऐड हो जाएगा। तो टोटल इसकी गति कितनी हो जाएगी, तो 61 किलोमीटर। टोटल कितनी हो जाएगी, 61 किलोमीटर। 60 किलोमीटर ट्रेनवा के जो चल रही है, 1 किलोमीटर होकर जो दौड़ रहा है उसमें जो यात्री है। ठीक, तो इसका टोटल कितना निकल कर आएगा, तो 61 किलोमीटर। अब यदि हम यहीं पर ये मान लें कि जो दोस्तों ट्रेन है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से ना चलकर वो दोस्तों 3 लाख किलोमीटर स्पीड से चल रही है, यानी कि जितना प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है, यानी हर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर क्या करती है, वो दूरी तय करती है प्रकाश, लाइट की जो स्पीड है। तो मान के चलते हैं कि 1 सेकंड में ट्रेन की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर। और जो उसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति है जो 1 किलोमीटर की रफ्तार से जो दौड़ रहा था पर हावर की स्पीड से, अगर वो उसमें क्या करे कि 1 सेकंड में, अगर वो 1 सेकंड में, ठीक है, मान के चलते हैं कि 1 सेकंड में वो दोस्तों दौड़ रहा है कितना, तो मान लेते हैं 1 सेकंड में दौड़ रहा है 5 मीटर, मानो ना, चाहे 10 मीटर, मतलब पर सेकंड वो 10 मीटर दौड़ रहा है। मान के चलते हैं कि पर सेकंड वो 10 मीटर दौड़ रहा है। तो अब आप लोग यहाँ पर ये सोचो कि टोटल दोस्तों अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो टोटल कैलकुलेशन कितना निकल कर आएगा। तो देखिए 3 लाख किलोमीटर ऐसे जो प्रकाश की गति है, यानी प्रकाश की गति से जो ट्रेन की गति कर रही है, तो दोस्तों 3 लाख किलोमीटर हो जाएगा ट्रेन की गति, और साथ में 10 मीटर इसका, यानी 3 लाख किलोमीटर और 10 मीटर, समझ रहे हैं ना, 3 लाख किलोमीटर और 10 मीटर, तो टोटल गति हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर 10 मीटर। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति की जो गति है वो स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर रहा है, यानी स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, और व्यक्ति की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर और फिर 10 मीटर, मतलब कि टोटल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर और 10 मीटर क्या कर रहा है, यह दोस्तों गति कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश की गति से यह 10 मीटर क्या कर रहा है, अधिक गति कर रहा है, प्रकाश की गति से 10 मीटर यह अधिक गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि यह स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर रहा है, जो कि दोस्तों यह नेचर के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। यानी कि प्रकाश की जो स्पीड है, प्रकाश की जो गति है, उससे संसार का कोई भी वस्तु, कोई भी दोस्तों कण, कोई भी पिंड प्रकाश की गति को, स्पीड को, उसको तोड़ नहीं सकता, उसके बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है। ये दोस्तों आपके नेचर के खिलाफ है, नेचर लॉ के दोस्तों ये बिल्कुल भी विरुद्ध है। तो दोस्तों ये जो नेचर इसको संभाल कर रखता है, इसको कभी वो खो नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, ये हमारे भगवान की देन है, इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। और जबकि यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, तो जब यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके लॉ के खिलाफ है, ये लॉ गलत है। तो इसीलिए हमारा जो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने प्रकाश की गति को निरपेक्ष मान के रखा था और ऐसा बताया था कि प्रकाश की जो गति है वो दोस्तों किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है, बल्कि दोस्तों कि इस प्रकाश की गति को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए जो स्पेस है और जो टाइम है वो अपने आप को बदलते रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि 11th में चर्चा करेंगे। अभी आप लोग को जानना इतना बहुत ही जरूरी है, यानी कि आपके स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड है उसको दोस्तों नियत बनाए रखने के लिए, कांस्टेंट बनाए रखने के लिए जो दोस्तों आपका स्पेस यानी जो आपका अंतरिक्ष है और जो टाइम है, टाइम वो क्या करते हैं, अपने आप को दोस्तों वेरी करते रहते हैं, वो अपने आप को क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रकाश की गति है उसको बदलने नहीं देते। यही हमारा क्या है दोस्तों, लॉ हमारा दोस्तों कहता है। ठीक है, तो ये सब पता चला किसके कारण, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के कारण, और तब जाकर आपकी गति की जो शुद्ध परिभाषा है वो इस तरीके से निकल कर आई थी। तो जरा देखते हैं कि वो जो परिभाषा है वो क्या है। देख सकते हैं, यदि किसी वस्तु के स्थिति एवं आकृति में निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र मतलब कि एक ऐसा तंत्र जिससे आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं वो आप कैसे देख रहे होंगे, तो आप किसी वस्तु के विराम होने के कारण देख रहे होंगे, यानी जो वस्तु विराम में होगी और उसके सापेक्ष जो वस्तु गति में होगी तो हम लोग बोलेंगे कि वस्तु गति में है, और जब उसके सापेक्ष कोई वस्तु विराम में होगी तो हम लोग बोलेंगे कि वस्तु विराम में है। ठीक है, तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ, तो भाई कोई भी अगर व्यक्ति या कोई भी अगर कण, कोई भी अगर पिंड अगर दोस्तों गति करेगा, मोशन करेगा, तो उसमें समय तो जरूर लगेगा। बिना समय के दोस्तों वो बिल्कुल भी मोशन नहीं कर सकती, बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती, तो इसीलिए इसमें समय आया है। समय के साथ
कोई परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। जैसे भैया, तो जैसे हो जाएगा चलती हुई रेलगाड़ी के सापेक्ष रुकी हुई रेलगाड़ी। तो अब देखो, अगर आपको इसमें बताना होगा कि गति में कौन होगा, तो गति में होगा चलती हुई रेलगाड़ी। तो चलती हुई जो रेलगाड़ी है वो अपनी गति किसके रिस्पेक्ट में दिखा रही है, तो रुकी हुई रेलगाड़ी के रिस्पेक्ट में। तो आप चलती हुई रेलगाड़ी को दोस्तों जब रुकी हुई रेलगाड़ी के रिस्पेक्ट में जब देख रहे हैं, तो यही जो रुकी हुई रेलगाड़ी है वही इस चलती हुई रेलगाड़ी के लिए निर्देश तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चलती हुई जो रेलगाड़ी है वो आपको दोस्तों देखा जा रहा है रुकी हुई रेलगाड़ी से। अब बताइए, दो दोस्तों आपका रेलवे लाइन है, आप दोनों रेलवे लाइन पर दोनों ट्रेन का हो एक साथ अगर चलना शुरू कर दे, बताओ एक साथ अगर चलना शुरू कर दे, तो क्या बता सकते हैं कि दोनों में से कौन क्या है, दोनों ट्रेन में से कौन सी ट्रेन विराम में है? अरे भाई विराम में कोनो नहीं है, क्योंकि दोनों क्या कर रही है, गति में कर रही है, दोनों क्या है अपने आप में गति अवस्था में, समझ रहे हैं। तो हम नहीं बता सकते कौन विराम में है और कौन गति में है। हाँ, अगर वो दो ट्रेनों में से कोई एक ट्रेन अगर रुक जाए तो हम बता सकते हैं कि दूसरा का जो ट्रेन है वो रुकी हुई ट्रेन के सापेक्ष वो गति में है। आगे देखिए, दौड़ते हुए लड़के के सापेक्ष, देखिए ये सब जितना रिस्पेक्ट दिखा रहा है ये सब धरती के लिए दिखा रहा है, अर्थ के लिए, समझे। देखिए, दौड़ते हुए लड़के के सापेक्ष पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया। तो देखिए, पेड़ पर बैठी हुई जो चिड़िया है वो हो जाएगा निर्देश तंत्र किसके लिए, दौड़ते हुए लड़के के लिए। यानी अगर आप पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया के रिस्पेक्ट में अगर आप लड़के को देखिएगा तो लड़का क्या होगा, वो गति में होगा। क्यों, क्योंकि वो दौड़ रहा है, जबकि पेड़ ना दौड़ रहा है और ना चिड़िया उड़ रही है, वो रुके हुए पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई है। तो इसका मतलब कि अर्थ के रिस्पेक्ट में जो पेड़ और जो उस पर बैठी हुई जो चिड़िया है वो विराम में है, जबकि ये जो लड़का दौड़ रहा है वो दोस्तों गति में है। जिस प्रकार से आपका ट्रेन का जो डिब्बा था उसके रिस्पेक्ट में अगर सारी वस्तुएं अगर स्थिर रहेंगी तो हम लोग बोलेंगे विराम में, लेकिन अगर कोई वस्तु अगर उसमें अगर आ जाएगा मोशन के रूप में यानी मूवमेंट के रूप में अगर आ जाएगा तो बोलेंगे वो गति में है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें फिर एक है चलते हुए कार के पेड़ की गति। चलते हुए कार के पेड़ की गति, तो थोड़ा यहाँ गलती लिखे हैं, चलते हुए कार के सापेक्ष, यहाँ पर लिख देना चलते हुए कार के सापेक्ष पेड़ की गति। ठीक है, तो चलता हुआ जो कार है वो दोस्तों आपको गति में दिखाई देगा, किसके कारण, तो पेड़ के कारण, क्योंकि पेड़ नहीं चलता है तो पेड़ हो जाएगा निर्देश तंत्र। तो इस तरीके से आप गति को समझ सकते हैं, और जो निर्देश तंत्र है उसको आप समझ ही सकें, जिस बिंदु से किसी वस्तु की गति को देखा जाता है वो बिंदु निर्देश तंत्र कहलाता है। और जो निर्देश तंत्र होता है वो हमेशा हमेशा विराम में, वो कभी भी गति में नहीं होता। तो लिखिए कि यह हमेशा दोस्तों विरामावस्था में ही माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विराम के बारे में कि विराम किसको बोलते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि जिस किसी भी वस्तु में या व्यक्ति में या किसी कण या पिंड में दोस्तों बोल सकते हैं सिंपल रूप से निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो विराम में है। ठीक है, जैसे जैसे देख सकते हैं कि प्लेटफार्म के सापेक्ष रुकी हुई रेलगाड़ी, प्लेटफार्म का चलेला ना चले वो रुकल बाटे, और जब प्लेटफार्म रुकल बा तो रेलगाड़ियों रुका हुआ है। तो जब ना रेलगाड़ी चल रहा है ना प्लेटफार्म चल रहा है, इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों दोस्तों विरामावस्था में है। तो यहाँ पर हम लोग प्लेटफार्म के सापेक्ष किसको बोल सकते हैं, रेलगाड़ी, क्योंकि दोनों में चलेगा कौन। अगर बात करें चलने का तो कौन चल सकता है, तो रेलगाड़ी ना चली। तो अगर रेलगाड़ी चली तो सापेक्ष ले लेंगे प्लेटफार्म के, यानी कि अगर रेलगाड़ी चलता है तो प्लेटफार्म दोस्तों क्या करेगा, प्लेटफार्म से हमको पता चलेगा कि हाँ हमारा जो रेलगाड़ी है अब वो गति में आना शुरू हो चुका है। ठीक, इसमें देखते हैं अगर कोई व्यक्ति या कोई नाविक अगर रात में क्या करता है, अगर वो नाव चलाएगा रात में तो उसको पता नहीं चलता है कि मतलब हम नाव चला रहे हैं कि मेरा मतलब खाली हौसे से पैर रहे हैं कि मतलब हमारा नौवा आगे बढ़ रहा है। अगर रात में अगर चलाएगा तो ऐसे से पैर रहे हैं कि नौवा हमारा आगे बढ़ रहा है, तो क्या करता है वो, क्या करता है कि सबसे पहले लाइट उठ बारता है, और जब लाइट उठ बारता है तो देखता है कि हाँ हल्का फुल्का पानी में कुछ और गिरा हुआ होगा, कुछ कागज उगज गिरा हुआ रहता है, अगर वो पीछे की ओर जाता है तब बोलता है कि हाँ हमारा जो नाव है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। समझे, इस तरीके से। या फिर जिस पानी में और धारा होगा और धारा के अनुकूल और कोई नाव जा रहा होगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा नाव चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि धारा भी क्या है, गति में, और नाव भी क्या है, गति में, तो दोनों गति में है। तो किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि हमारा नाव चल रहा है, तो हम लोग तो नाविक क्या करते हैं, आगे पीछे देखता है, पुल उल होगा चाहे ऊपर आकाश होगा चाहे पक्षी उक्षी या पेड़ पौधा होगा, तो उसको देखकर क्या करता है, वो सोचता है कि हाँ हमारा नाव क्या कर रहा है, वो गति में है, यानी कि वो धारा के साथ वो चल रहा है, वो गति में कर रहा है। तो ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, उसको देखकर अपने आप को गति में समझता है। समझे। फिर बैठे हुए लड़के के सापेक्ष पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया। ठीक, तू बैठल रहा हम ना उड़म, यानी दोनों क्या है, विराम में। घर के सापेक्ष पेड़ पौधे, यानी कि ना घर ही चल सकता है और ना ही पेड़ पौधे ही चल सकते हैं। तो पेड़ पौधे क्या है,
पेड़ पौधे दोस्तों आपके घर के सापेक्ष विराम में है और घर क्या है, पेड़ पौधे के सापेक्ष विराम में है, समझे। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, गति के संबंध को जान लेते हैं। तो देखिए गति का जो संबंध होता है भाई वो होता है वस्तु का समय के साथ होने वाले उसके कंपन या हलचल से। यानी अगर किसी वस्तु में अगर कंपन हो या हलचल हो तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो वस्तु है वो अपनी गति में है। अगर किसी वस्तु में अगर ना कोई कंपन हो ना हलचल हो तो क्या बता सकते हैं कि वो जो वस्तु है वो गति में है? नहीं बता सकते। जैसे कि मान के चलते हैं दोस्तों आप लोग जैसे कि मान के चलते कोई पेड़ का पत्ता और टूट कर नीचे गिरा हुआ हो, ठीक। तो अगर हम उसको ध्यान से देखें कि जो पेड़ का जो पत्ता टूट कर नीचे गिरा हुआ है वो गति में है कि विराम में है, तो वास्तविक तौर पर हम देख सकते हैं कि वो किस अवस्था में है, तो वो विराम में, क्योंकि उसमें कोई ना हलचल हो रहा है ना कोई कंपन हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई हवा अगर बहता है तो हवा के कारण यानी हवा के प्रतिक्रिया के कारण अगर वो पत्ता उधियाने लगता है यानी कि वो उड़ियाने लगता है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ अब ये जो पत्ता है वो क्या कर रहा है, गति। क्यों? क्योंकि अब इसकी अवस्था में चेंज हो चुका है। अब दोस्तों अगर यहीं पर मान लेते हैं जैसे कि आप लोग मोबाइल में क्या करते हैं, जैसे कि गाना फिल्म या कोई भी अगर दोस्तों कोई चीज़ अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर डाउनलोडिंग जब होता है तो कुछ क्या होता है, कुछ मतलब रेखाखंड रहता है। जैसे कि मान के चलते हैं ये आपका खाली स्थान है तो उसमें क्या होता है जब डाउनलोड होता है तो कुछ इसमें भरता है, ऐसे भरता है। तो भरते मतलब चलते क्या होता है कि अगर एक बैक अगर रुक जाए यहीं तक अगर रुक जाए तो आप क्या करिएगा, आप ये बोलिएगा कि ये किस अवस्था में हो गया, ये दोस्तों ये रेस्ट में हो गया, ये बिल्कुल भी गति नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही अगर हल्का सा उसमें अगर हलचल हुआ, हल्का सा हलचल का मतलब थोड़ा सा अगर आगे बढ़ गया तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यह गति में है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी वस्तु का मतलब किसी गति का जो संबंध है वो किसी वस्तु के हलचल या कंपन से होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। वो तथ्य कौन कौन से हैं? तो पहला तथ्य आपका गति की अवस्था में कोई वस्तु अपने आप में या अपने स्थान में परिवर्तन करती है। अपने आप में कहने का मतलब कि इस संसार में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं या खुद से में आप देख सकते हैं कि अगर आप हाथ पैर जो कुछ भी आप दोस्तों डोला रहे हैं ये सब देखिए, हाथ गति कर रहा है, ये भी हाथ आपका गति कर रहे हैं, आपका ये गला गति कर रहे हैं, तो ये तो आपका गति में है। अब कोई बोलता है कि जो शरीर है हमारा हाथ पैर जो डोला रहे हैं ये गति नहीं करता, भाई गति काहे नहीं कर रहा है। हाँ मानते हैं आपका संपूर्ण जो शरीर है वो रेस्ट में है, लेकिन इस संपूर्ण शरीर के रिस्पेक्ट में आपका ये जो हाथ है ये गति में है, आपका ये जो मुड़ी है ये गति में है। तो देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अपने आप में गति कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलते गुब्बारा, अगर गुब्बारा को अगर आप दोस्तों क्या करोगे, अगर उसको थोड़ा सा फैलाओगे तो वो दोस्तों क्या करेगा, अपने आकार में परिवर्तन। तो आपने गति करा मतलब वो अपनी स्थिति में चेंज किया, अपने आप में परिवर्तन किया, उसकी लंबाई में क्या हुआ परिवर्तन। और छोड़ दोगे तो फिर वो उसी अवस्था में आ जाएगा, तो यानी वो छोटा हो गया, तो अपने आप में क्या किया परिवर्तन किया। और स्थान में परिवर्तन तो आप जानते ही हैं, ठीक है। आगे देखिएगा 2 नंबर बताया जा रहा है किसी भी वस्तु की गति शून्य समय में कभी भी नहीं हो सकती है। तो भैया आप सबको पता है कि हम लोग भूत दैत्य अपरेत है ना कि बिना समय लिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, एक बिना किसी समय के ही हम लोग कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं। क्या समझे? अगर बात करें विज्ञान के तौर पर, साइंस के तौर पर, तो किसी भी वस्तु को दोस्तों गति करने के लिए उसमें समय का दोस्तों लगना आवश्यक ही आवश्यक है। यहाँ तक कि जो आपका दोस्तों निरपेक्ष जो आपकी गति है, प्रकाश की गति, उसमें भी समय लगता है। ऐसा नहीं है कोई बिना समय की ही गति कर रही है, ठीक है। बात करते हैं 3 नंबर में, वस्तु के गति का निर्देशन उसके निर्देश तंत्र के सापेक्ष किया जाता है। अगर निर्देश तंत्र के सापेक्ष ना किया जाए तो वस्तु के गति का पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए वस्तु की जो गति है उसे हम लोग निर्देश तंत्र के सापेक्ष ही करते हैं, ठीक। आगे देखिए इसमें बताया जा रहा है, देखिए 1 2 3 तो हाई हो जाएगा आपका 4 नंबर, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको ऐसे कर लेना, ये हो जाएगा 4 नंबर, हाई हो जाएगा 5 नंबर, ठीक। इसमें बताया जा रहा है किसी वस्तु में, यानी अगर वस्तु आपका सजीव हो या निर्जीव हो, ठीक, किसी वस्तु में गति स्वयं या किसी अन्य कारक की सहायता से उत्पन्न होता है। यानी अगर वस्तु सजीव होगा तो वो क्या करेगा, स्वयं गति करेगा। अगर वस्तु निर्जीव होगा तो किसी अन्य कारक की सहायता से उसमें गति होगा। जैसे कि ट्रेन, बस, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो कब गति करना शुरू करेंगे, जब तक कोई कारक उसमें काम ना करे। यानी कि आप उसमें बैठिएगा, उसको स्टार्ट कीजिएगा तब वो गति कर सकता है, ऐसे गति कर सकता है, यानी कि वो न्यूटन के लॉ के खिलाफ हो जाएगा। देखिए इस संसार का कोई भी वस्तु तब तक अपने आप को विरामावस्था में रख सकता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल प्रयोग ना किया जाए। समझे मेरी बात को, समझ रहे ना? तो अगर निर्जीव वस्तु है तो उसमें गति तब तक उत्पन्न हो सकती है जब तक कोई कारक इसके लिए गति के लिए प्रेरित ना करे। और कोई कारक आता है तो ये क्या हो सकता है, ये गति में आ सकता है,
ठीक है, समझ के मेरी बातों को रखना। जैसे कि पत्ता है, अगर वो पत्ता अगर हवा के संपर्क में नहीं आता तो क्या उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता? उसके अंदर क्या आत्मा है? वो खुद से गति कर सकता है? नहीं, वो स्वयं से गति नहीं कर सकता। हाँ, अगर हवा है तो हवा के कारण, यानी हवा के प्रभाव के कारण जो पत्ता है वो क्या करता है कि वो दूसरे कारक की सहायता से, मतलब हवा की कारक की सहायता से वो अपने स्थान में परिवर्तन करता है, यानी कि गति करता है। ठीक है, अगला देखिएगा 5 नंबर में, निर्देश तंत्र के कारण हम किसी वस्तु के गति का निर्देशन ही नहीं बल्कि हम उसकी दिशा भी सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों अब आप देखो कि कैसे पता चलता है कि आपकी जो पृथ्वी है वो आपका पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है, वो मूवमेंट करती है। तो दोस्तों जब आप अंतरिक्ष में गए तो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में जो आपका अंतरिक्ष है वो क्या हो गया, सॉरी अंतरिक्ष है यानी स्पेस के रिस्पेक्ट में आपकी जो पृथ्वी वो क्या कर रही है, वो गति कर रही है। जब हम स्पेस से देख रहे हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि जो पृथ्वी है वो मूवमेंट कर रही है, वो गति कर रही है, लेकिन किस दिशा में कर रही है ये भी हमको पता चल गया। तब जाकर ना वैज्ञानिक बताया था कि हमारा जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर मूवमेंट करती है, तब जाकर ये पता चला कि हमारा जो सूर्य है वो पूरब से क्यों उगता है। अगर दोस्तों दिशा का निर्धारण नहीं होता गति की सहायता से तो ये पता नहीं चलता कि जो पृथ्वी है वो किस दिशा की ओर मूवमेंट करती है। ठीक है, अगर मान चलते हैं, अगर यहाँ पर एक परिभाषा और ले रहे चाहे एक उदाहरण, तो देख सकते हैं 2 ट्रेन है, तो 2 ट्रेन में से अगर दोस्तों आपकी अगर ट्रेन खुल जाती है तो आप कैसे पता करोगे कि आपकी जो ट्रेन है वो किस दिशा में जा रही है, मतलब आगे की ओर जा रही है कि पीछे की ओर जा रही है? आप गीटी को देखोगे, अगर गीटी आपको आगे की ओर अगर दिशा का निर्देशन देगा तो आप लोग समझोगे कि मेरी ट्रेन आगे की ओर जा रही है। अगर गीटी इधर की मतलब पीछे की अगर दिशा का निर्देशन देगा तो आप कहोगे कि मेरी ट्रेन पीछे की ओर जा रही है। तो हमें क्या पता चलता है, हमें निर्देश तंत्र से किसी वस्तु के गति का ही नहीं बल्कि उसकी दिशा का भी पता चलता है। दोस्तों देखिए ये वीडियो हो सकता है काफी लंबा हो गया हो, ठीक है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से अगर आप इसको समझ जाइएगा, अगर दोस्तों अच्छी तरीके से मेरी बातों को अगर आप फॉलो कर लीजिएगा तो उम्मीद मानिए दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। सारा का सारा दोस्तों कॉन्सेप्ट मैंने मोशन और रेस्ट से संबंधित आप लोगों को समझाने का प्रयास बिल्कुल अच्छी तरीके से किया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो सके, समझे। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मेरा एक ही प्रयास था कि आप लोग को इस चैप्टर से आगे दोस्तों कोई चीज तथ्य या पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को सबसे पहले गति और विराम से संबंधित जो दोस्तों इसका मतलब है, जो अर्थ है, उसको पहले मैं क्लियर करा दूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग गति और विराम को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और साथ ही आपने ये भी जान लिया होगा कि निर्देश तंत्र होता क्या है। अगर आप नोट्स करना चाहें तो आप दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट करके आप इसका नोट्स भी उतार सकते हैं। तो अगर आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा है, ये क्लास दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल हुआ है, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।